जब भी हम बोर हो रहे होते हैं या फिर कुछ इंटरेस्टिंग देखना होता है या फिर दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी कंटेंट देखना हो, हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। वैसे नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी हाँ, आज के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक नेटफ्लिक्स, जिसने अपनी शुरुआत डीवीडी रेंटल कंपनी से की थी। लेकिन देखिए, आज किसके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है? नेटफ्लिक्स के दुनिया भर में ना सिर्फ 230 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बल्कि ये 30 अलग अलग भाषाओं में भी अपना इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे नेटफ्लिक्स के बारे में कि कैसे, कब और कहां इसकी शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ केस स्टडी ऑफ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में, यानी कि 1997 में स्कॉट्स वैली कैलिफोर्निया में मार्क रेंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स ने की। 1991 में, यानी कि 1991 में हेस्टिंग्स ने प्योर एट्रिया नाम की कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी ने यूनिक्स इंजीनियर्स के लिए प्यूरिफाई नाम की एक डीबगिंग टूल बनाई। मार्क रेंडोल्फ इस कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर की हैसियत से काम करते थे। इसके अलावा मार्क माइक्रोवेयर हाउस नाम की एक और कंपनी में भी को फाउंडर थे। ये कंप्यूटर मेल ऑर्डर कंपनी थी। माइक्रोवेयर हाउस के बाद मार्क ने एक सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी बोर्डलैंड इंटरनेशनल में भी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर काम किया। तो प्योर एट्रिया कंपनी को 1997 में $700 मिलियन में बेचा गया था। और आखिर में मार्क और हेस्टिंग्स को नेटफ्लिक्स शुरू करने का आइडिया आया। शुरुआत में इस स्टार्टअप के लिए $2.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया। मार्क इस बात से हैरान थे कि अमेज़न कंपनी अपनी बड़ी कैटलॉग और इतनी सारी सर्विसेज के साथ कैसे काम करती है। अपनी सर्विस को बेचने के लिए मार्क वैसा ही एक बिजनेस मॉडल बनाना चाहते थे। दोनों ने VHS टेप के आइडिया को रिजेक्ट किया, क्योंकि इन टेप्स को स्टॉक और शिप करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे। जब मार्केट में डीवीडी आई तो मार्क और हेस्टिंग्स ने हेस्टिंग के घर पर एक डीवीडी भेजकर टेस्ट किया। डिस्क वैसे ठीक ठाक और बिना टूटे फूटे पहुंच गई थी। इसलिए उन्होंने डीवीडी और सीडी को बेचने और रेंट पर देने के आइडिया को आगे बढ़ाया। अक्सर हेस्टिंग्स कहते थे कि उन्हें नेटफ्लिक्स का आइडिया तब आया जब उन पर अपोलो 13 फिल्म की डीवीडी कॉपी को टाइम से वापस नहीं करने पर $40 का फाइन लगाया गया। नेटफ्लिक्स दुनिया का पहला ऑनलाइन डीवीडी रेंटल स्टोर बन गया। इसकी शुरुआत सिर्फ 30 एम्प्लॉय और 925 फिल्मों और सीरीज के साथ हुई थी। सितंबर 1999 में मंथली मेंबरशिप कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। जल्द ही 2000 तक नेटफ्लिक्स के 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बन गए। नेटफ्लिक्स को ब्लॉकबस्टर LLC ने $50 मिलियन में एक ऑफर दिया। ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहती थी और इसका नाम बदलकर blockbuster.com रखना चाहती थी। ब्लॉकबस्टर खुद डीवीडी बिजनेस को संभालना चाहते थे, जबकि नेटफ्लिक्स को ऑनलाइन काम की जिम्मेदारी देना चाहते थे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स जल्दी ही हिट हो गया, लेकिन 11 सितंबर के हमलों और .com बबल ने कंपनी पर काफी असर डाला था। इस वजह से कंपनी को काफी एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा था, लेकिन डीवीडी प्लेयर्स की सेल्स बढ़ने से सब्सक्रिप्शन बिजनेस में फिर से उछाल आया। लोगों के लिए डीवीडी प्लेयर नंबर एक गिफ्ट बन गई थी, जिसे क्रिसमस और थैंक्सगिविंग में लोगों ने खूब खरीदा। 2002 तक कंपनी के 5.5 मिलियन शेयर बिक चुके थे। एक और महीने के बाद और भी 8,25,000 शेयर बिके। 2005 तक नेटफ्लिक्स पर लगभग 35,000 अलग अलग मूवीज अवेलेबल थे और 1 मिलियन डीवीडी हर रोज शिप की जाती थी। तो इस तरीके से नेटफ्लिक्स के बारे में तो आपने जाना। बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में नेटफ्लिक्स ने कैसे राज किया और कैसे तरक्की की। तो 2002 के आखिर तक आते आते नेटफ्लिक्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बन गए थे और 2006 तक 5.6 मिलियन। अगले 4 सालों में इसके 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स बन गए। बेमिसाल सर्विस की वजह से नेटफ्लिक्स नॉर्थ अमेरिका में भी फैल गया। यहाँ इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह नेटफ्लिक्स थी। डीवीडी रेंटल और स्ट्रीमिंग सर्विसेज को 2012 में अलग किया जाना था।
डीवीडी होम मीडिया रेंटल सर्विस को क्विकस्टर नाम की एक सब्सिडियरी बनाकर एंडी रेंडिच को सीईओ बनाने के बारे में सोचा गया। एंडी 12 साल से नेटफ्लिक्स में काम करते थे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इस आइडिया को बाद में छोड़ दिया। डीवीडी सर्विसेज नेटफ्लिक्स के अंडर ही चलती रही और क्विकस्टर कभी नहीं बनी। 2011 तक नेटफ्लिक्स अकेले अमेरिका में 23 मिलियन और दुनिया भर में 26 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बिजनेस बन गया था। इसके सब्सक्रिप्शन प्राइस में भी बदलाव किए गए। मेल रेंटल सर्विस और स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए अलग चार्ज रखे गए। इसकी वजह से उन कस्टमर्स के लिए चार्ज ज्यादा हो गए जो दोनों ही सर्विस यूज करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर ने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खत्म कर दी। लेकिन चार्ज अलग रखने की वजह से नेटफ्लिक्स की इनकम काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 2012 में नेटफ्लिक्स ने फ्लिक्स पैक नाम की एक पॉलिटिकल कमेटी बनाने के लिए फेडरल इलेक्शन कमीशन के सामने अर्जी दी। इस फैसले के बाद एक हैकर ग्रुप एनोनिमस ने नेटफ्लिक्स का बाइकॉट किया। नेटफ्लिक्स ने फरवरी 2013 में अपना अवार्ड सेरेमनी शुरू करने का फैसला किया। इसे द फ्लिक्सेस का नाम दिया गया। 2000 तक आते आते नेटफ्लिक्स फिल्मों को ऑनलाइन दिखाना शुरू करना चाहता था, लेकिन उन दिनों बैंडविड्थ बहुत ही महंगा पड़ता था और डेटा स्पीड भी बहुत महंगी थी। इसलिए नेटफ्लिक्स ने एक नेटफ्लिक्स बॉक्स बनाने का फैसला किया, जिससे सब्सक्राइबर्स रात भर फिल्में डाउनलोड कर सकते थे और अगले दिन उसे देख सकते थे। इसके लिए मूवी के राइट्स खरीदे गए और नेटफ्लिक्स बॉक्स 2005 तक तैयार हो गया। लेकिन फिर यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज उन दिनों बहुत पॉपुलर हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपना बॉक्स लॉन्च करने का फैसला बदल दिया। नेटफ्लिक्स ने देखा कि कम वीडियो क्वालिटी होने के बावजूद भी लोग स्ट्रीमिंग सर्विसेज को पसंद कर रहे थे। इसलिए नेटफ्लिक्स ने भी स्ट्रीमिंग सर्विस देने का फैसला किया। इनका स्ट्रीमिंग सर्विस का प्रोजेक्ट 2007 में पूरा हो गया था। अब डीवीडी की जगह वीडियो ऑन डिमांड सर्विस दी जाने लगी। इंटरनेट दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और लोग अब डीवीडी नहीं परचेज करते थे। डीवीडी प्लेयर अब बेकार डब्बा बनकर रह गया था। 2009 तक नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर लगभग 12,000 फिल्में और शो दिखाना शुरू किया। सीने मैच सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया, जो कस्टमर्स को उनकी पिछली देखी गई फिल्मों के हिसाब से कुछ कम रेटिंग वाली दूसरी फिल्में देखने का सजेशन देता था। इससे नेटफ्लिक्स और कम ऑडियंस वाले स्टूडियो दोनों को फायदा हुआ था। नेटफ्लिक्स ने सीने मैच से बेहतर एल्गोरिदम बनाने वाले डेवलपर को $10 लाख का ऑफर दिया। और जहां तक बात है सर्विस की, तो नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस कस्टमर को अपनी वेबसाइट या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सपोर्टेड एप्लीकेशन के जरिए फिल्में और शो देखने देती है। इनमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, वीडियो गेम कंसोल और स्मार्ट टीवी शामिल है। 2010 में नेटफ्लिक्स ने कुछ फिल्म कंपनीज जैसे कि पैरामाउंट, लायंस गेट और मेट्रो गोल्डविन मेयर के साथ उनकी फिल्में दिखाने के लिए 5 साल की डील करी। फिर उन्होंने 3 प्लान शुरू किए। सबसे सस्ता प्लान था सिंगल डिवाइस में स्टैंडर्ड डेफिनेशन और 480p क्वालिटी। दूसरा प्लान था 2 डिवाइस पर हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग। प्लेटिनम टीयर में 4K क्वालिटी तक के 4 डिवाइस में एक साथ स्ट्रीमिंग किया जा सकता था। 2016 में एक नेटफ्लिक्स कस्टमर ने बढ़ते प्राइस के लिए नेटफ्लिक्स कंपनी पर केस कर दिया था। उस कस्टमर का आरोप था कि एक नेटफ्लिक्स कस्टमर सपोर्ट एम्प्लॉय ने उसे कहा कि जब तक वो अपने सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू रखेगा, तब तक उसका रेट नहीं बढ़ेगा। नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर कस्टमर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। इससे एक सिंगल अकाउंट से कई सारे यूजर्स इसकी स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं। ये सारे यूजर्स अपने अपने रेटिंग, पसंद, नापसंद और बुकमार्क के हिसाब से प्रोग्राम देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने इस प्रोफाइल फीचर को हटाने का फैसला किया था, लेकिन फिर कस्टमर के नेगेटिव रिव्यू की वजह से अपना फैसला वापस बदल दिया। 2016 में एक ऑफलाइन प्लेबैक सर्विस शुरू की गई। इससे एंड्रॉयड और iOS यूजर्स अपनी डिवाइस पर नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम को स्टोर करके बाद में इंटरनेट कनेक्शन के बिना इसे देख सकते थे। वैसे शुरू में ये फैसिलिटी सिर्फ कुछ ही मूवीज और सीरीज के लिए दी गई थी। फिर आया नेटफ्लिक्स पार्टी सर्विस।
इससे कई सारे लोग आपस में ऑनलाइन जुड़कर एक साथ प्रोग्राम देख सकते हैं और चैट कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज देने के लिए नेटफ्लिक्स ने एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप प्लान भी बनाया। 2018 में इसने स्किप इंट्रो फीचर लॉन्च किया। इससे शो की शुरू की इंट्रोडक्शन को हटाया जा सकता है। इस फीचर को देने के लिए मशीन लर्निंग, मैनुअल रिव्यूइंग, ऑडियो टैगिंग जैसे कई सारी टेक्निक का यूज किया जाता है। नेटफ्लिक्स के कई सब्सिडियरी कंपनीज हैं। इनमें DVD.com, मिलर वर्ल्ड, नेटफ्लिक्स ग्लोबल, नेटफ्लिक्स स्टूडियोज शामिल हैं। मिलर वर्ल्ड नेटफ्लिक्स के अंडर काम करने वाली एक कॉमिक बुक कंपनी है। तो ये तो हुई नेटफ्लिक्स सर्विस की बात, और अब आगे बात करते हैं प्रोडक्ट और कंटेंट की। नेटफ्लिक्स प्लेयर को 2007 में लाया गया था, जिससे यूजर्स पीसी या लैपटॉप के बजाय एक टेलीविजन सेट पर स्ट्रीम कर सकते थे। नेटफ्लिक्स ने प्लेयर बनाने के लिए एक डीवीआर बिजनेस के पायनियर एंथनी वुड को हायर किया। ये प्रोजेक्ट आगे जाकर बंद हो गया क्योंकि रीड हेस्टिंग्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करने वालों से बिल्ट इन नेटफ्लिक्स सपोर्ट बनवाना चाहते थे। वुड ने इस प्लेयर को रोको इंक नाम की कंपनी की शुरुआत करके उसे लॉन्च किया। नेटफ्लिक्स ने इस कंपनी में बस इन्वेस्ट किया था। फिर कुछ नया लाने के लिए नेटफ्लिक्स ने रिमोट कंट्रोल में एक नेटफ्लिक्स बटन बनाया, ताकि कस्टमर बटन दबाते ही नेटफ्लिक्स प्रोग्राम को देख सके। 2015 की वर्ल्ड मेकर फेयर में द स्विच डिवाइस का प्रोटोटाइप लाया गया। इससे यूजर्स एक बटन को दबाकर लाइट बंद कर सकते थे और अपने फोन को साइलेंट कर सकते थे। इस डिवाइस की पेटेंट नहीं हुई थी, लेकिन वेबसाइट पर इसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इसे देखकर ही नेटफ्लिक्स यूजर्स खुद ही अपना स्विच बना सकते थे। इसके लिए इलेक्ट्रिकल के साथ साथ प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत थी। नेटफ्लिक्स को फ्रांस की साइंटिफिक रिसर्च की नेशनल सेंटर CNRS से काफी सपोर्ट मिला। CNRS ने यूजर्स तक बेहतर वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो कंप्रेशन और फॉर्मेटिंग पर काम किया। इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पता करने के लिए नेटफ्लिक्स ने फास्ट टूल बनाया। नेटफ्लिक्स के कॉम्पिटिटर्स अपने टूल में एडवर्टीजमेंट चलाते थे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने ऐसा नहीं किया। फास्ट को यूज करना काफी आसान है क्योंकि एक आसान इंटरफेस वाला टूल है। लोगों ने इसे काफी पसंद किया। नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की कुछ फिल्में और शो तो आपने देखे ही होंगे। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स वो है जो नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस, को प्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी ये उनके अपने कंटेंट है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स लाइब्रेरी की शुरुआत नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ कार्ड्स से की। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो 2013 में शुरू हुआ और इसमें एक्टर है केविन स्पेसी। इसके बाद लिली हैमर, अरेस्टेड डेवलपमेंट, हेमलॉक ग्रोव ऐसी दूसरी सीरीज भी आई। वैसे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज में ब्रिजर्टन, ल्यूपिन, मनी हाइस्ट जैसे धमाकेदार और हिट सीरीज शामिल है। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक है, जो 2013 में शुरू हुई थी। इसके साथ ही एडम सैंडलर और हैप्पी मेडिसिन प्रोडक्शंस के साथ 4 फिल्मों की डील भी साइन की गई थी। इसके प्लेटफॉर्म में कई कॉमेडी शोज भी रिलीज हुए, जिनमें ग्रेस एंड फ्रैंकी जैसी सीरीज शामिल है। सेंड्रा बुलॉक की बर्ड बॉक्स भी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज के तौर पर रिलीज हुई। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड प्रोडक्शंस ने नेटफ्लिक्स के साथ डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की डील पर साइन किया। उनकी पहली फिल्म अमेरिकन फैक्ट्री ने अकेडमी अवार्ड भी जीता। नेटफ्लिक्स ने एनिमे प्रोजेक्ट करने के लिए 6 जापानी क्रिएटर्स के साथ भी पार्टनरशिप की। ब्रिटिश राजघराने के हैरी और मेघन के साथ भी एक डील साइन करी। उन्होंने कई सारे शोज, फिल्में और बच्चों का कंटेंट बनाने का वादा किया था। वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट और द वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के लाइसेंस किए हुए कंटेंट भी नेटफ्लिक्स पर है। तो ये तो हुई कंटेंट की बात, और अब करते हैं क्रिटिसिज्म की बात। न सुन सकने वाले कस्टमर्स के लिए अपने प्रोग्राम में कैप्शन ना दिखाए जाने पर यूएस नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ ने नेटफ्लिक्स पर केस कर दिया था। इस पर सेटलमेंट हुआ और नेटफ्लिक्स ने 2014 तक सारे प्रोग्राम्स में सबटाइटल लाने का वादा किया। नए प्रोग्राम के रिलीज होने के 7 दिनों के अंदर ही कैप्शन लगाने का भी वादा किया गया।
कैप्शनिंग की क्वालिटी पर नेटफ्लिक्स को डिसेबिलिटी राइट सपोर्टर कम्युनिटी ने क्रिटिसाइज किया। 13 रीजन्स वाई नाम की एक शो रिलीज होने पर उसे काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मीडिया का कहना था कि शो ने सुसाइड, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ग्लैमराइज किया है। नेटफ्लिक्स पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया था। द पैट्रियट एक्ट शो के एक एपिसोड को सऊदी अरब में बैन किया गया क्योंकि इसके शो के होस्ट हसन मिन्हाज ने सऊदी अरब की बुराई की थी। नेटफ्लिक्स ने एक चाइनीज राइटर लियो शिशिन के साथ भी पार्टनरशिप की, जिसे भी काफी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि लियो ने अपने एक इंटरव्यू में चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट किया था। ये पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी एंड द री एजुकेशन कैंप्स के बारे में थी। कुछ अमेरिकी सेनेटरों ने नेटफ्लिक्स को एक लेटर लिखकर पूछा कि क्या वे लियो की कही गई बातों के बारे में जानते हैं, और उन्होंने पार्टनरशिप में किए गए काम के बारे में जस्टिफिकेशन की मांग की। नेटफ्लिक्स ने इसके बारे में जवाब दिया कि लियो शो के प्रोड्यूसर नहीं थे और ये शो उनके व्यूज या विचारों के बारे में नहीं है। और 2021 में नेटफ्लिक्स हाइप हाउस नाम के एक शो को रिलीज करने वाला था। इस शो को भी कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी क्योंकि इसके मेंबर्स ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को सीरियसली नहीं लिया था। इसकी वजह से लोग अपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को खत्म करना चाहते थे। इस शो को कैंसिल करने के लिए कुछ पेटिशन भी किए गए थे। नेटफ्लिक्स ने साल 2018 में काफी प्रॉफिट्स कमाए लेकिन कोई फेडरल या स्टेट टैक्स नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी कानून कंपनियों को फॉरेन इनकम पर डबल टैक्सेशन से बचने का मौका देता है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने टैक्स चोरी के लिए नेटफ्लिक्स और ट्विटर दोनों को घेरे में लिया था। स्यूडो साइंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सही बताने वाले प्रोग्राम्स के लिए भी नेटफ्लिक्स को क्रिटिसाइज किया गया। व्हाट द हेल्थ डॉक्यूमेंट्री में दिए गए कुछ आर्ग्यूमेंट्स पर कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स ने सवाल उठाए। इनका कहना था कि ये डॉक्यूमेंट्री अंडे खाने के नेगेटिव असर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। उनका यह भी कहना था कि ये शुगर खाने के रिस्क को कम करके बताता है। जैक एफ्रोन की डाउन टू अर्थ नाम की एक शो पर भी हेल्थ प्रोफेशनल से सवाल उठाए थे। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक फ्रेंच फिल्म क्यूटीज को भी सवालों के घेरे में लिया गया। फिल्म देखने वाली ऑडियंस ने फिल्म को बच्चों का यौन शोषण करने वाला बताया। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने इस फिल्म को हटाने की मांग की। तो नेटफ्लिक्स की कहानी की जर्नी में क्रिटिसिज्म के बारे में आपने जाना। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स की। नेटफ्लिक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के लॉस गैटोस में है। इसके एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में इंटरनेशनल ऑफिस भी है। नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉयज को बिजनेस डिसीजन, खर्चों और छुट्टियों के मामले में काफी आजादी देता है, लेकिन इसके बदले में नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉयज से लगातार हाई परफॉर्मेंस देने की उम्मीद रखता है। कंपनी में काम करने वाले सुपरवाइजर से बार बार पूछा जाता है कि क्या वे किसी एम्प्लॉय के लिए लड़ेंगे। अगर उनका जवाब नहीं है तो उन एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है। अक्सर इसके सीईओ से कहते हुए सुना जा सकता है कि आपको नेटफ्लिक्स में हर साल अपनी नौकरी को दोबारा पाना पड़ता है। 2021 में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि वो 2022 तक जीरो ग्रीन हाउस एमिशन गैस कंपनी बन जाएगी। इसने इको फ्रेंडली प्रोग्राम्स पर इन्वेस्ट करने का फैसला लिया और 2030 तक एमिशन और इलेक्ट्रिसिटी यूज को 45% घटाने का भी वादा किया। कोविड-19 और कम प्रोडक्शन की वजह से एमिशन में 14% की कमी आई है। नेटफ्लिक्स ने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के लिए वार्नर ब्रदर्स के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट केली बेनेट को हायर किया। नेटफ्लिक्स का एक ट्विटर फीड भी है जो नए और आने वाले शो के बारे में ट्वीट करता है। ऑडियंस से जुड़ने के लिए हैशटैग का भी यूज किया जाता है। 2020 के आखिर तक नेटफ्लिक्स के 203 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। हालांकि कंपनी पर 2018 में 6.5 अरब डॉलर का कर्जा था। 2020 के आखिर तक कंपनी की संपत्ति 34 अरब डॉलर थी और 2021 में दुनिया भर में नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल वीडियो कंटेंट का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। नेटफ्लिक्स के सबसे ज्यादा शेयर कैपिटल रिसर्च ग्लोबल इन्वेस्टर्स, द वैनगार्ड ग्रुप और ब्लैक रॉक के पास है। नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में अपनी सर्विस देता है जिसमें चाइना, क्रीमिया, नॉर्थ कोरिया और सीरिया को छोड़कर बाकी सारे देश शामिल हैं।
2021 में इसके 12,135 एम्प्लॉयज और 208 मिलियन पेड यूजर्स हैं। तो ये तो बात की हमने कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में, और अब बात करते हैं टेक्निकल डिटेल और इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी के बारे में। नेटफ्लिक्स को ब्राउजर या नेटफ्लिक्स ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स ऐप को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल यानी कि एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, वाई और डिजिटल मीडिया प्लेयर। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विस को सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर में Amazon टीवी, Amazon किंडल, एंड्रॉइड स्मार्टफोन और टैबलेट, एंड्रॉइड टीवी, फैच टीवी, डी-लिंक बॉक्सी बॉक्स, गूगल टीवी डिवाइस, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, निंटेंडो, पैनासोनिक, फिलिप्स, सैमसंग, roku स्ट्रीमिंग प्लेयर, सोनी प्ले स्टेशन और टीवी और निंटेंडो वाई शामिल है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट में मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, गूगल क्रोम ओएस, iOS और विंडोज फोन शामिल है। वैसे अब तो केबल चैनल्स ने भी नेटफ्लिक्स सर्विस देनी शुरू कर दी है। नेटफ्लिक्स अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इससे कस्टमर के इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड से मैच करते हुए वीडियो और ऑडियो क्वालिटी को एडजस्ट किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स की सर्विस पब्लिक एपीआई के द्वारा दी गई थी और ये कमर्शियल यूज के लिए फ्री था। कंपनी की सर्विस शुरुआत में सिर्फ अमेरिका तक ही फैली हुई थी, फिर पहली बार ये 2010 में इंटरनेशनल मार्केट में आया। नेटफ्लिक्स सर्विस पहले कनाडा, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और बेलीज तक पहुंचा। 2012 तक नेटफ्लिक्स यूनाइटेड किंगडम पहुंच गया था। इसके फौरन बाद ये दूसरे यूरोपियन देशों में फैल गया। इसके बाद नेटफ्लिक्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इटली, पोर्टुगल और स्पेन पहुंचा। 2016 में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि वो नॉर्थ कोरिया, चाइना, सीरिया और क्रीमिया को छोड़कर दुनिया भर में अवेलेबल है। 2020 तक नेटफ्लिक्स ग्राफिकल इंटरफेस और कस्टमर सपोर्ट के लिए 30 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इनमें अरेबिक, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, टर्किश, पोर्टुगीज, स्पेनिश और भी कई सारी लैंग्वेजेस शामिल हैं। अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के कारण नेटफ्लिक्स को फिर से घेरा गया। इस बार रशियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने नेटफ्लिक्स पर आरोप लगाया कि दुनिया की ऑडियंस और उनके कल्चर पर अपना असर डालने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट की साजिश का हिस्सा है। इस्तांबुल के टेलीविजन कंटेंट पर नजर रखने वाले ग्रुप ने नेटफ्लिक्स को अपनी टर्किश ओरिजिनल सीरीज लव 101 एंड द प्रोटेक्टर से LGBT कैरेक्टर्स को हटाने का ऑर्डर दिया। नेटफ्लिक्स ने इफ ओनली नाम की एक और सीरीज के प्रोडक्शन को कैंसिल कर दिया था, जिसमें एक गे कैरेक्टर शामिल था। 2020 के आखिर तक नेटफ्लिक्स के 203.66 मिलियन ग्लोबल ऑडियंस बने। ये सिर्फ वीडियो ऑन डिमांड कस्टमर्स हैं। डीवीडी रेंटल सर्विस से नेटफ्लिक्स ने 2019 में 300 मिलियन का बिजनेस किया। हालांकि कोविड-19 की वजह से इसे काफी नुकसान झेलना पड़ा। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं कंपटीशन और सक्सेस के बारे में। डीवीडी रेंटल सर्विस के आने के बाद कई सारी कंपनियां अमेरिका और फॉरेन मार्केट में आई। वॉलमार्ट ने भी 2002 में इसी तरह की सर्विस शुरू की थी, लेकिन 2005 में इसे बंद कर दिया गया। नेटफ्लिक्स का ऑनलाइन मार्केट में एक और कॉम्पिटिटर आया, ब्लॉकबस्टर वीडियो। दोनों के बीच प्राइस वॉर छिड़ गई। Amazon कंपनी भी दूसरी बड़ी कॉम्पिटिटर बनी। Amazon ने अपने वीडियो ऑन डिमांड सर्विस को लव फिल्म को बेच दिया। हालांकि बाद में Amazon ने लव फिल्म को वापस खरीद लिया और Amazon वीडियो के नाम से फिल्मों और टेलीविजन सीरीज की स्ट्रीमिंग शुरू की। इनके अलावा नेटफ्लिक्स को रेड बॉक्स, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम, हुलू प्लस से भी टक्कर मिली। हालांकि नेटफ्लिक्स पोर्नोग्राफी दिखाने से दूर रहता है, लेकिन कई अडल्ट वीडियो सब्सक्रिप्शन को नेटफ्लिक्स ने बढ़ावा दिया। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 2019 में डिज्नी प्लस नाम की अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को लॉन्च किया। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारी डिज्नी कंटेंट हटा दी। नेटफ्लिक्स ने अपनी सर्विस से बहुत बड़ी पहचान बनाई और कई सारे अवार्ड्स भी जीते। 2020 में 24 ऑस्कर नॉमिनेशन और 2021 में नेटफ्लिक्स को अब तक का सबसे ज्यादा 37 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है।
2020 में नेटफ्लिक्स को अब तक का सबसे ज्यादा 160 रिकॉर्ड एमी नॉमिनेशन मिला है। नेटफ्लिक्स को एनिमल राइट्स को बढ़ावा देने के लिए पेटा की ओर से कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ये व्हाट द हेल्थ और फॉक्स ओवर नाइफ्स जैसी डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से मिला। इनके अलावा नेटफ्लिक्स ने ग्रैमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि ये केस स्टडी स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स की कहानी है। आपने नेटफ्लिक्स और इसकी शुरुआत के बारे में जाना। नेटफ्लिक्स ने शुरू में कौन सी सर्विस दी और बदलते वक्त के साथ इसने खुद को कैसे बदला, आपने इसके बारे में भी जाना। आपने इसकी प्रोडक्ट, सर्विस और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन को मिले अलग अलग अवार्ड और क्रिटिसिज्म के बारे में भी समझा। तो ये थी नेटफ्लिक्स की केस स्टडी। ये कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे की समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिए। बाकी जो आपका ढेर सारा प्यार है ना, वो हमेशा की तरह लगातार बार बार आप देते रहिए गूगल प्ले में रिव्यूज देकर।